नमस्कार। एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एमटीएस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए 8/9/2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका मैं आज जीके जीएस का एनालिसिस कराऊंगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको अब मैं सीएचएसएल और सीजीएल का भी एनालिसिस कराऊंगा। ठीक है, जो कि आपका अल्टरनेटिव चलेगा। जैसे ही आज आपको एमटीएस मिला है तो अगला दिन आपको सीएचएसएल मिलेगा, उसके अगला दिन सीजीएल, फिर एमटीएस। इसी तरह आपको अल्टरनेटिव डे पर आपको मिलते रहेगा। ठीक है, तो देखिए, है तीनों के लिए जीके जैसे एक ही, लेकिन क्वेश्चन देखना जरूरी है कि तीनों का तरीका कैसे पूछा जाता है। ठीक ना, क्योंकि सीजीएल का मेंस और सीएचएसएल का भी मेंस जल्द ही होने वाला है। क्योंकि सीजीएल का रिजल्ट देगा, उसके बाद आपको सीजीएल का मेंस ले लेगा। सीएचएसएल का आपका रिजल्ट दे चुका है, उसका एग्ज़ाम डेट भी दे चुका है, तो उसका भी जीके जीएस देखना जरूरी है ताकि पूछने का तरीका पता चले कैसा है तीनों का। ठीक ना, लेकिन जीके जीएस अलग कहीं नहीं होता है, सभी के लिए एक समान ही होता है। हर जगह आपको एक ही तरह का पूछेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हो सकता है कि आपको सीएचएसएल में पूछा गया हो तो वो आपका हो सकता है सीजीएल में पूछ लिया हो, या आपका हो सकता है एमटीएस में पूछ ले। ठीक ना, तो ये भी आपको देखना है। तब मैं आपको अल्टरनेटिव डे पर एक एक दिन गैप करके आपको देता रहूँगा, प्रोवाइड कराता रहूँगा। साथ ही साथ इंग्लिश भी आपको रोज़ाना मिलेगी, वो भी आपको इसी तरह से मिलेगी। ठीक है, तो एक दिन गैप करके आपको मिलते रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। और हाँ, एक टेलीग्राम चैनल हमारा है, उस पर भी जुड़ जाए, आपको इसका पीडीएफ जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है? हमारा पहला प्रश्न कहता है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, क्या बोला है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 2018-19 के अनुसार भारत का कौन सा रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो केरल है। केरल जो है अब तक का, अभी भी है जो केरल जो है सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादक करता है भारत का। ठीक ना, केरल राज्य जो है अभी भी सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादक में सबसे आगे पे है। ठीक है, केरल की अगर बात करें तो केरल का मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनराई विजयन। कौन है? पिनराई विजयन। और केरल के अगर हम गवर्नर की बात करें तो कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। कौन? आरिफ मोहम्मद खान। आगे देखते हैं महाराष्ट्र का बात करें तो महाराष्ट्र के कौन है सीएम? तो एकनाथ शिंदे। और उनके राज्यपाल की बात करें तो सीपी राधाकृष्णन। कौन? सीपी राधाकृष्णन है, एकनाथ शिंदे। ठीक है, याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो आप जानते ही होंगे योगी आदित्यनाथ। कौन है? योगी आदित्यनाथ। साथ ही साथ यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल जी हैं जो कि राज्यपाल है। केरल की बात करें तो हम लोग गुजरात की बात करें तो गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेंद्र भाई पटेल। कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल जो है आपके मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल कौन है? तो वे आपके हैं आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत जो है इनके मुख्यमंत्री है। कहाँ के? तो गुजरात के। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई थी? तो उनके द्वारा लिखी गई कौन सी बुक है? उनके द्वारा लिखी गई बुक से विंग्स ऑफ फायर। कौन सा बुक है? तो विंग्स ऑफ फायर। अगर हम वन लाइफ इज़ नॉट इनफ के बारे में बात करें तो वन लाइफ इज़ नॉट इनफ के जो लेखक है वो कौन है? नटवर सिंह। ठीक है, कौन है? नटवर सिंह। इनकी बायोग्राफी है किसके? तो नटवर सिंह के। अगर आत्मकथा की बात करें तो ये किसकी बुक है? तो ये आपके हैं राम प्रसाद बिस्मिल के। किसके? राम प्रसाद बिस्मिल जी का बुक है। वेटिंग फॉर अ वीज़ा। वेटिंग फॉर अ वीज़ा ये किसके बुक है? तो ये है आपका बी.आर. अम्बेडकर जी का। किसके हैं? तो बी.आर. अम्बेडकर जी का बुक है आपका वेटिंग फॉर अ वीज़ा। आगे देखें तो अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कौन सा राज्य जो है प्रसिद्ध तूफान काल बैसाखी से संबंध रखता है? क्या बोला है? कौन सा तूफान जो है काल बैसाखी से संबंध रखता है? तो वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो तूफान आता है उसे काल बैसाखी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा? अगला प्रश्न कहता है कौन सा महासागर जो है भूमध्य सागर तक फैला हुआ है? क्या पूछा है? कौन सा महासागर जो है भूमध्य सागर तक फैला हुआ है? तो वो कौन सा है? आपका अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर? तो आपका अटलांटिक महासागर। ठीक ना, क्या बोला फिर से देखिएगा, कौन सा महासागर भूमध्य सागर तक फैला हुआ है?
तो अटलांटिक महासागर, ठीक है। तो भूमध्य सागर की बात करें तो भूमध्य सागर कहाँ पड़ता है, ये जो आपका यूरोप है ऊपर वाला भाग, ठीक है, ऊपर वाला भाग, और एशिया इस तरफ जो आता है आपका इराक हो गया, सऊदी अरब हो गया, और इस साइड में आपका जो आता है ये आपका अफ्रीका कंटिनेंट हो गया, जो कि यहाँ आके मिलता है। एक मिनट से अच्छे से बनाता हूँ मैं, थोड़ा सा रफली तो बनाऊंगा लेकिन थोड़ा सा अच्छा से देखिएगा। ठीक ना, ये हो गया आपका यूरोप, ये हो गया आपका एशिया का पार्ट इधर में, इधर हो गया अफ्रीका का पार्ट, ये बीच यहीं जो बीच में जो होता है ना ये आपका भूमध्य सागर बनता है। क्या बनता है, भूमध्य सागर बनता है, ठीक ना। उसी के जस्ट बगल में टर्की के ऊपर जो कि आपका यहाँ पर रसिया पड़ता है, ठीक है, रसिया पड़ता है। तो यहाँ टर्की के ऊपर जो है बीच में जो एकदम छोटा सा वो काला सागर पड़ता है। एक समय पूछा गया था कि काला सागर किसके दक्षिण में ये स्थित है, तो ये आपका रसिया के दक्षिण में स्थित है काला सागर, ठीक है, या यूक्रेन के दक्षिण में स्थित है, ये भी हो सकता है। यूक्रेन रहा तो यूक्रेन पहले मारेंगे, रसिया रहा तो रसिया भी मारेंगे, दोनों आ सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो एक जगह और बता दिया मैंने कि ये जो आपका है यूरोप, यहाँ जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, यहाँ बीच में जो है ना स्ट्रेट ऑफ, क्या है, स्ट्रेट ऑफ आपका जो है जिब्राल्टर है। क्या है, जिब्राल्टर है, जिब्राल्टर जो है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, जो कि आपको यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हिंद महासागर, हिंद महासागर कहाँ फैला हुआ है, तो हिंद महासागर आप इंडिया है यहाँ पे, ये पूरे जो है ये आपका हिंद महासागर में फैला हुआ है, ठीक है, ये आपका हिंद महासागर कहलाता है। आगे देखें तो प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर जो है इस साइड देखिए, ये आपका नॉर्थ अमेरिका, इधर साउथ अमेरिका, इधर आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया, यह हो गया आपका एशिया का जो पार्ट है छोटा छोटा, ये आपका इतना सबसे बड़ा जो है प्रशांत महासागर। पूरे पृथ्वी पर अगर सबसे बड़ा प्रशांत महासागर पूछा जाए तो कौन सा महासागर होगा, प्रशांत महासागर होगा, ठीक है। ये प्रशांत महासागर है, दुनिया का सबसे बड़ा, मतलब पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है आपका आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर कहाँ पड़ता है, तो आर्कटिक महासागर पड़ता है आपका एकदम ऊपर वाला भाग, ठीक है, ऊपर वाला भाग जो आप गोल एक में मिलाते हैं, इस तरह जो पृथ्वी है, यहाँ पर आपका रसिया है, आपका यहाँ पर ग्रीनलैंड है, यहाँ आपका स्वीडन है, तो इसके ऊपर जो ये बर्फ़ है ये आपका आर्कटिक महासागर कहलाता है। क्या कहलाता है, आर्कटिक महासागर कहलाता है। और वहीं अटलांटिक महासागर की बात करें तो अटलांटिक महासागर कहाँ पड़ता है, तो ये अफ्रीका हो गया, ठीक है, ये आपका यूरोप हो गया, इस साइड में आपका हो गया दक्षिण अमेरिका, ये हो गया आपका उत्तरी अमेरिका, तो ये बीच में जो है ना ये आपका अटलांटिक महासागर कहलाता है। यही जो है आगे जाके मिल जाता है किसमें, मतलब छोटा सा ही जगह पर है जो मिलता है आपको जाके किसमें, भूमध्य सागर में, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम। कल का वीडियो में मैंने ये बताया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम के बारे में अच्छे से, ठीक ना। देखिए फिर से पूछ लिया गया है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम कब पारित किया गया था, तो ये आपका पारित किया गया था 1878 में। किसके द्वारा, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ठीक ना, ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है इसे पारित किया गया था 1878 में। कौन था इस समय राज्यपाल, तो आपका था लॉर्ड लिटन। कौन था, तो लॉर्ड लिटन था, ठीक है। और ये क्यों पास किया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, क्योंकि भारतीय भाषाओं में जो समाचार पत्र या पत्रिका जो छपती थी उस पर कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने इस पर नया नियम लगा दिया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, किस भारतीय संगीतकार को प्रतिष्ठित अकादमी पुरस्कार मिला है, तो किसे मिला है, AR रहमान जी को मिला हुआ है। कब कब मिला है, तो 2000 में मिला हुआ है और 2001 में मिला हुआ है, ठीक है, सॉरी 2009 में मिला हुआ है। 2009 में इसलिए सबसे फेमस है क्योंकि इनको स्लम डॉग करोड़पति जो मूवी थी उसके जो म्यूजिक डायरेक्टर थे उन्हीं के रूप में इन्हें AR रहमान को प्रतिष्ठित अकादमी पुरस्कार मिला था। साथ ही साथ इन्हें ऑस्कर भी दिया गया था जो कि 2009 में ही दिया गया था। किस फिल्म के लिए, तो स्लम डॉग करोड़पति के लिए ही, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है हमारा, मानव विकास सूचकांक 2021 के अनुसार पड़ोसी देश के किस समूह का स्थान भारत के पीछे है, मतलब भारत थोड़ा सा इसमें आगे है, तो कि कौन सा है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान।
अब बताता हूँ कितना था। 2021 की बात करते हैं तो भारत का जो रैंक था वो आपका था टोटल सिर्फ 135 रैंक पर, ठीक ना। 191 देशों में 135 रैंक पर था। और इसके बाद जो आपका जो था पाकिस्तान का था तो कितना था, 161, ठीक ना। और अफगानिस्तान का सबसे लास्ट था, सॉरी 180 देशों में, 180 देशों में 180वें नंबर पर कौन था, तो आपका अफगानिस्तान था मानव विकास सूचकांक में, ठीक ना। अब एक एक करके डिटेल जानते हैं। पहले बांग्लादेश से देखते हैं। बांग्लादेश की बात करें तो, और हाँ पहले ये तो बताना भूल ही गया कि 2024 में भी 2024 में भी भारत का जो HDI है, मतलब मानव विकास सूचकांक, इसमें भारत अभी 134वें नंबर पे है। कितना पे है, तो 134वें नंबर पे है। चलिए अब भारत के बाहर चलते हैं। भारत के बाहर देखते हैं तो पहले बांग्लादेश के देखते हैं। तो बांग्लादेश का कितना था, 2021 में 129 था। क्यों मैं पिछला बता रहा हूँ, क्योंकि जानते हैं ये पिछला ही आपको पूछता है SSC, ठीक ना। पिछले 1-2 साल का ही पूछता है, करंट का बहुत कम ही पूछता है। देख रहे हैं 2023 का एग्जाम में पूछा कब का है, तो 2021 का पूछा है, ठीक ना। इस तरह से देखा कीजिएगा। तो बांग्लादेश का था कितना रैंक, 129वां रैंक था। अब बांग्लादेश के पहले बात कर लेते हैं। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है, तो ढाका जो इसकी राजधानी है। और करेंसी क्या है, तो टका है। क्या है, टका है। आगे देखते हैं चाइना का रैंक कितना था। चाइना का रैंक था 79। कितना था, 79। मैं बता रहा हूँ 2021 के बारे पर ही, ठीक ना। तो 79 था। चाइना की राजधानी क्या है, बीजिंग, और इसकी करेंसी क्या है, रेनमिनबी, ठीक है, याद रखिएगा। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका का जो रैंक था वो था आपका 73। कितना था, 73। श्रीलंका की राजधानी क्या है, तो जय श्री वर्धने कोट्टे, ठीक है। और इसका करेंसी क्या है, श्रीलंकनी रुपये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भूटान की बात करें तो भूटान का कितना था, तो 127वां रैंक था। कितना था, 127वां रैंक था। भूटान की राजधानी की बात करें तो इसकी थिम्पू है। क्या है, थिम्पू, ठीक है। और इसकी करेंसी क्या है, तो नुगलेट्रम जो है इसकी करेंसी है भूटान की। मालदीव की बात करें तो मालदीव का रैंक कितना था, तो 90 था। इसकी राजधानी माले, और इसकी जो करेंसी है रुपये नहीं, रुपये, ठीक है। आगे देखते हैं। अब पाकिस्तान का देख ही ले, मैंने बताया था आपको। तो पाकिस्तान का कितना है, 161वां रैंक है। पाकिस्तान की ये राजधानी क्या है, तो क्या है आपका, इस्लामाबाद। और इसकी करेंसी क्या है, तो पाकिस्तानी रुपये। अफगानिस्तान की बात करें तो रैंक कितना था, 180वां रैंक। और अफगानिस्तान का रैंक क्या है, तो 180 रैंक है। अफगानिस्तान की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है, काबुल है। क्या है, काबुल है। और इसकी जो करेंसी है अफ़गानी रुपी है। क्या है, अफ़गानी रुपी जो है अफ़गानिस्तान की करेंसी है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या पूछता है, अगला प्रश्न है आपका, कथक शब्द का उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है। क्या बोला है, कथक जो शब्द है उसकी उत्पत्ति जो है किस शब्द से हुई है। पहली बात तो कथक जो है ये आपका उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत में किया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो इसकी उत्पत्ति जो हुई ना वो एक स्टोरी से हुई है, कथा से हुई है। इस स्टोरी को हिंदी में कथा बोलते हैं या कहानी बोलते हैं। तो शुद्ध हिंदी में कथा बोलते हैं, ठीक ना। कथा जो सुनाया जाता है इसी से कथा पर कथक का निर्माण हुआ है। क्यों, क्योंकि कहानी पर ही बेस होता है आपका कथक। जैसे जैसे कहानी का आगे बढ़ते रहेगा वैसे वैसे उसी पर आपको ये नृत्य भी आपको मिलते रहेगा, ठीक ना। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, तो अगला प्रश्न कहता है आपका, तमिलनाडु राज्य के संबंध में संविधान अनुसूची जनजाति आदेश दूसरा संशोधन अधिनियम 2022 तमिलनाडु में अनुसूचित जनजाति की सूची में कौन एक डैश और कुड़ीवीकरण समुदाय को शामिल किया गया। क्या बोला है, 2022 में ना, 2022 के अधिनियम में ना, 2022 के अधिनियम में कुड़ीवीकरण और नारी कोरावन और कुड़ीवीकरण को ना अनुसूचित जनजाति में डाला है। तो किसने डाला है, तो तमिलनाडु राज्य ने, ठीक ना। तमिलनाडु राज्य में से अनुसूचित जनजाति में डाला हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं। तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई है। इसके CM कौन है, तो MK स्टालिन है,
कौन है? MK स्टैलिन। अगर इसके अगर इसके हम लोग अगर इसके राज्यपाल की बात करें तो वो कौन है? RN रवि। कौन है? RN रवि जो है ये इस यहाँ के राज्यपाल हैं। CM कौन थे? MK स्टैलिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न है, कौन सा नृत्य का प्रदर्शन में एक तरफ महिलाएं और दूसरी तरफ राजनीति किया जाता है, जबकि विपरीत तरफ वादक पुंग चोलम ड्रम का जो है उपयोग करके करताल बजाया जाता है? तो वो होता है मणिपुरी में। कौन सा? मणिपुरी नृत्य में जो है महिलाओं द्वारा राजनीति किया जाता है, जबकि विपरीत तरफ जो है वादक पुंग चोलम ड्रम और करतार झाझा बजाते हैं। तो ये मणिपुरी में। मणिपुरी कहाँ पड़ता है आपका? तो मणिपुर का ही आपका यह है आपका नृत्य है मणिपुरी। ठीक है, कथकली की बात करते हो, कथकली कहाँ का है? केरल का है। कहाँ का है? तो केरल का है। उड़ीसी तो पता होगा कहाँ का है? उड़ीसा का है। यक्षगान कहाँ है? तो कर्नाटका का। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। अब मैंने आपको पूरे नृत्य के बारे में एक डिटेल से वीडियो बना कर दिया हुआ हूँ। ठीक है, हमारे यूट्यूब पर देख लीजिएगा, आप आराम से देखिएगा ताकि आपको एक भी टेंशन मतलब छूटे ना। ठीक ना, आगे चलते हैं। अगला बोला है राज्य विधानसभा स्टेट लेजिस्लेटिव, ठीक ना, किस दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना होता है? ठीक है, क्या बोला है? राज्य विधानसभा के दो सत्रों के बीच समय अंतराल कितना होता है? चाहे वो राज्य विधानसभा बोले, चाहे वो राज्यसभा बोले, चाहे वो आपका लोकसभा बोले, सभी में ना दो सत्रों के बीच में ना 6 महीने का अंतराल ही होता है। ठीक है, कितने महीने का अंतराल होता है? तो 6 महीने का अंतराल होता है। अगर हम राज्य विधानसभा की बात करें तो 169 के आर्टिकल में कहा गया है कि राज्य में विधानसभा होना चाहिए, हर राज्य में एक राज्य विधानसभा होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है क्वेश्चन कि 1951 में प्रथम एशियाई खेल किस शहर में आयोजित किए गए थे? क्या बोला है? 1951 में प्रथम एशियाई खेल किस शहर में आयोजित किए गए थे? मैंने पिछले वीडियो में भी ये बताया था। इसमें पिछले वीडियो में पूछा गया था सेकंड एशियाई गेम कब किया गया था? तो सेकंड जानते हैं? सेकंड किया गया था आपका 1982 में। ठीक है, तो वो आपका हुआ था दिल्ली में। ये 1951 में जो भी हुआ था पहला, वो भी आपका दिल्ली में ही हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, कौन सा किसी देश का मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और प्रमुख कार्यों को निर्धारित करता है? तो वो कौन सा है? तो है आपका संविधान है। संविधान ही एक ऐसा है हमारे देश का जो कि मौलिक कानून है और जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और प्रमुख कार्य को निर्धारित करता है। क्या मैंने बोला? कि संविधान ही एक ऐसा है जो कि आपके देश का मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और उसके जो प्रमुख कार्य होते हैं उसको निर्धारित करने का काम करता है। तो कौन? तो संविधान। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, रानी मचैया को लोक नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। क्या बोला है? रानी मचैया को लोक नृत्य में उनके योगदान के लिए 2023 में ना 2023 में आपको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 2023 में। एक बड़ा कर देते हैं। हाँ, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बैंकिंग में ऋणाधार शब्द का अर्थ क्या है? बैंकिंग में ऋणाधार का शब्द का अर्थ क्या है? आप समझिए पहले कि ऋणाधार होता क्या है। मान लीजिए जब आप बैंक से लोन लेते हैं, मान लीजिए आप घर बनाने के लिए, एग्जाम्पल के तौर पे आप घर बनाने के लिए जब बैंक से 25 लाख रुपए का लोन लिया, ठीक है, तो 25 लाख रुपए का लोन लिया तो बैंक आपको किस लिए पैसा आपको देगी? 25 लाख रुपए। उसके लिए आपको ऐसा कुछ देना पड़ेगा जो कि अगर आप चुका ना पाए भविष्य में, ठीक है, भविष्य में अगर आप चुका ना पाए 25 लाख रुपए, तो वो 25 रुपया आपसे किस तरह से ले लिया जाएगा, ठीक ना, क्योंकि कोई तो आपको पैसा फ्री में देगा नहीं और साथ ही साथ इंटरेस्ट भी लेता है आपसे। ठीक है,
तो वो 25 लाख प्लस जो इंटरेस्ट लिया वो सब मिला के जो रुपये होते हैं वो आपसे किस तरह से वसूले किया जाए, तो उसी के लिए आपसे या तो आपके ज़मीन का कागज़ ले लिया जाएगा, ताकि अगर आप पैसा जमा ना कर पाए तो आपके ज़मीन जो है बैंक ले लेगा, ठीक है। या कोई चीज़ गिरवी रख दीजिए, जैसे सोना हो गया, जो आपके पास है, जितना मतलब जितना आपने ऋण लिया है उतना के हिसाब से ही गिरवी रख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है, ताकि जब आप चुका दे तो आप वापस आपको वो सोना दे दिया जाएगा। तो यही है आपका थर्ड ऑप्शन, कहता है ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में गिरवी रखी गई संपत्ति, ठीक ना। क्या बोला है, तो ऋण के लिए सुरक्षा में गिरवी रखी गई संपत्ति, ठीक ना, तो उसे क्या कहते हैं, तो ऋणाधार कहते हैं, या इंग्लिश में कहे तो कोलैटरल कहते हैं, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन, सरकारी बजट क्या है। क्या बोला है, सरकारी बजट क्या है। अब सरकारी बजट का मतलब समझिएगा पहले आप। सरकारी बजट का कहने का अर्थ क्या है, सरकारी बजट जो है आपका, पहली बात तो बजट जो है आपका, जो बजट है आपका, बजट आपका 112 के आर्टिकल में आता है, ठीक ना। ये बात याद रखिएगा, किसमें, 112 के अनुच्छेद या आर्टिकल में आता है। अब बात करते हैं बजट के बारे में। बजट जो है आपका किसी भी एक वित्त वर्ष के लिए दिया जाने वाला पैसा है, कि आप उस एक वित्त वर्ष में आप कितने पैसे को खर्च कर सकेंगे, कितने पैसे कहाँ से आएंगे, ये सारा जो है ये आपका बजट में होता है, ठीक ना। जब मान लीजिए कि सरकार ने एक साल के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया बजट में, लेकिन वो 10 लाख रुपए हर क्षेत्र के लिए अलग अलग रूप में दिया जाता है, ठीक है, ताकि वो काम अच्छे से कर सके, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर पैसा आपके पास कम हो जाते हैं लास्ट ईयर तक, तो उसे बढ़ाने के लिए अगले बजट में उसे फिर बढ़ा दिया जाता है पैसा को, ठीक है। तो देखते हैं क्या कहा है इसे। इसी में थर्ड ऑप्शन में कहा है किसी विशिष्ट अवधि के लिए, मतलब किसी विशिष्ट अवधि मतलब मान लीजिए एक वित्त वर्ष के लिए सरकार के अपेक्षित राजस्व, मतलब उसके अपने राजस्व, अपने बैंक और व्यय का वित्तीय करना, मतलब एक्सपेंडिचर का वित्तीय विवरण करना, ठीक ना, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, सरकारी बजट कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है 1820 में एक प्रयोग के दौरान किस भौतिक वैज्ञानिक के प्रयोग ने विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी और चुंबकत्व मतलब मैग्नेटिज्म के बीच संबंध को दर्शाया है। तो किसने दर्शाया था, तो इसने दर्शाया था हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेन ने। किसने, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेन ने, ठीक ना। इसने ही 1820 में एक प्रयोग के दौरान भौतिकी विज्ञान मतलब फिजिक्स में प्रयोग में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच को संबंध को बताया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है आपका सिंधु सभा, क्या बोला, सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नानागार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। क्या बोला है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल जो स्नानागार जो मिले थे, तो वो किसके बारे में, मतलब जो पुरातत्व थे उनके बारे में उन्होंने क्या राय दी है, कि क्या कहा कि वो किस लिए होगा। तो उन्होंने कहा था कि इसका उपयोग ना संभवतः धार्मिक प्रयोजन के लिए किया जाता होगा, ठीक है। क्या कहा है, इसके लिए संभवतः धार्मिक प्रयोजन के लिए किया जाता होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है किस एंटीबायोटिक को पहली चमत्कारिक दवा माना जाता है जिसका उपयोग गले के संक्रमण, मस्तिष्क, सिफिलिस और अन्य जीवाणु संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है। तो वह है आपका पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन में ही एक ऐसी दवा, चमत्कारी दवा है जिसका उपयोग गले के संक्रमण, मस्तिष्क ज्वर, सिफिलिस और अन्य जीवाणु संक्रमण के लिए इलाज के लिए किया जाता है। तो पेनिसिलिन की अगर बात करें तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, एक मिनट, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। कब की थी, तो 1928 में की थी। कब, 1928 में। किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की पेनिसिलिन की। कब, तो 1928 में। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के पठानों के बीच एक शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन खुदाई खिदमतकार का संस्थापक था? तो वो कौन था? तो वो था आपका खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान जो संस्थापक थे किसके? अहिंसक आंदोलन और खुदाई खिदमतगार के। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है आपका, अ सूटेबल बॉय उपन्यास के लेखक कौन है? अ सूटेबल बॉय के उपन्यास के लेखक कौन है? तो उपन्यास के लेखक है आपके विक्रम सेठ। कौन है? विक्रम सेठ जी हैं, जो कि अ सूटेबल बॉय लिखे हैं। अनीता देसाई की बुक की बात करें तो अनीता देसाई की बुक एक है क्राई द, क्या है? तो क्राई द पीकॉक। क्राई द पीकॉक अनीता देसाई की। किरण देसाई की बात करें बुक का नाम, तो उनका एक फेमस बुक है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। क्या है? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। वहीं अगर चेतन भगत की बात करें तो ये बहुत ही प्रसिद्ध ये लेखक हैं सर, ठीक ना। तो इनके बहुत से हैं जो फेमस पूछा जाता है। कौन कौन से पूछा जाता है? तो 5 पॉइंट समथिंग, क्या है? 5 पॉइंट समवन, और उसके बाद एक है हाफ गर्लफ्रेंड, और है आपका एक टू स्टेट। ये सब बुक जो है आपके चेतन भगत के हैं, बहुत ही बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, पहले खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का आयोजन किस वर्ष किया गया है? क्या बोला है? पहले इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया है? तो पहला खेला गया था वो 2020 में। तो कहाँ खेला गया था? गुलबर्ग में, मतलब जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। दूसरा आपको 2021, 22 और 23, ठीक है, ये 23 तक जो है आपका जम्मू कश्मीर में ही हुआ था। वहीं 2024 की बात करें तो आपका जो है खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है आपका लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों जगह हुआ था। कहाँ कहाँ? लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों जगह हुआ था 2024 में। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फिल्म उपकार के प्रसिद्ध गीत मेरे देश की धरती सोना उगले के गायक कौन थे? जो हमारे फेमस संगीतकार थे महेंद्र कपूर, उन्होंने ही यह गीत गाया था, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला लोसुंग त्यौहार आमतौर पर वह समय पर होता है जब किसान अपनी फसल कटाई का जश्न व खुशियां मनाते हैं? वैसे तो फसल कटाई का जश्न खुशियां हर राज्य में मनाई जाती है, लेकिन सभी जगह का जो नृत्य जो होता है या त्यौहार होता है, सभी को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। मनाया सेम ही तरह का जाता है, सेम ही चीज़ के लिए, लेकिन जो नाम दिया जाता है त्यौहार का वो अलग अलग होता है। जैसे उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा का जो है नुआखाई के नाम से मनाया जाता है। क्या है? नुआखाई के नाम से मनाया जाता है। और वहीं झारखंड में बात करें तो टूसू पर्व कहते हैं, टूसू पर्व कहते हैं, ठीक ना। और वहीं अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो नौबन्ना कहते हैं, नौबन्नो कहते हैं। ठीक है, उसी तरह सिक्किम में जो है आपका लोसुंग त्यौहार आमतौर पर मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ज्योति राजे, क्या है? ज्योति राजे ने 2023 में निम्नलिखित में से किस खेल में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो इन्होंने एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है 2023 के खेल में। तो वो कौन सा खेल था? इंडोर बाधा दौड़ में। इंडोर बाधा दौड़ में इन्होंने एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। तो किसने बनाया है? ज्योति याराजी ने। चलिए ठीक है, आज हमारा 25 क्वेश्चन यहीं ख़त्म होता है MTS का, GK GS का। ठीक है, अपने इस चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें। आपने पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक ना। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, टेलीग्राम पर जरूर जुड़े, ठीक ना। इसका PDF आपको तुरंत दिला दिया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। एक मिनट, धन्यवाद।